जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पाई प्लस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी का चैप्टर 2। तो जल्दी से देख लेते हैं हम फटाफट अपने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या पहला, हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? जन्म दर से, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या या राष्ट्रीय आय? तो इसका जो संबंध है वह किससे दोस्तों? राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय से इसका संबंध है। राष्ट्रीय आय को हिंदू समृद्धि दर इसलिए कहा गया था कि 1950 से 80 दशक के दौरान जो हिंदू का जनसंख्या वृद्धि दर था वह 3.5 था और 3.5 जो था राष्ट्रीय आय भी था। तो इसीलिए इसे हिंदू समृद्धि दर की संज्ञा प्रदान की गई थी। और इसको कुछ लोगों ने समाजवादी वृद्धि दर की भी संज्ञा प्रदान की। समाजवादी वृद्धि दर की संज्ञा प्रदान की थी कुछ लोगों ने। इनमें जो थे पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री अरुण शौरी थे, जिन्होंने समाजवादी वृद्धि दर की संज्ञा से प्रदान की थी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन किया जाता था किसके द्वारा किया जाता था? सीएसओ के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब 2019 के बाद अब कौन करता है? एनएसओ के द्वारा किया जाता है। एनएसओ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो पहले सीएसओ हुआ करता था और एनएसओ हुआ करता था, एनएसएसओ, इसे क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। इसके स्थान पर किसे लाया गया है? एनएसओ को लाया गया है। आगे देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ है, और जो एनएसएसओ नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ और सीएसएसओ को विलय कर इसे बनाया गया है एनएसओ को। एनएसओ की बात करें तो इसकी जो परिकल्पना थी, यानी कि इसे जो बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है कौन से आयोग को जाता है? रंगराजन आयोग को। इन्हीं की सिफारिश पर एनएसओ की स्थापना की गई। किसको मर्ज करके? सीएसओ और एनएसएसओ को। कब? 2019 में। 2019 में। आगे देखते हैं। तो सांख्यिकी के क्षेत्र में जो मानदंडों एवं मानकों को निर्धारित करता है कौन? एनएसओ। और इसके साथ ही राष्ट्रीय लेखा तैयार करता है एवं राष्ट्रीय उत्पाद, सरकारी एवं निजी उपभोग, व्यय, पूंजी निर्माण, बजट, पूंजीगत स्टॉक के अनुमान तथा सावधि पूंजी की खपत के वार्षिक अनुमान भी प्रकाशित करता है। यानी कि जो एनएसओ का प्रमुख कार्य है वह लेखा जोखा से कार्य है। किससे? लेखा जोखा से कार्य है। वह सरकारी, निजी, उपभोग जितने भी कार्य होते हैं, एस्टिमेट के या जितने भी ऑडिट के कार्य होते हैं वह एनएसओ करता है। जैसे कि नेशनल इनकम का पता लगाना, जीडीपी का पता लगाना, जीबीए का पता लगाना, ये सब का कार्य किसे सौंप दिया गया है? एनएसओ को सौंप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? पहला है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तीसरा है निजी क्षेत्र पर विशेष बल। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर क्या करते हैं? बाजार का संचालन करते हैं। देखिए, 3 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है सेंट्रलाइज्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि सामाजिक अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। ठीक है। तीसरा होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों से ही बाजार क्या बनता है? बाजार का संचालन होता है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वह कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें दोनों का समावेशन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। दोनों को मिलाकर क्या करता है? बाजार का संचालन होता है। आगे इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है, देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ये क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तंत्र तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है तथा दोनों एक घटक के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या चौथा है कि भारत में आर्थिक सुधार यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 1979 में, 1991, 1995 या 1999? तो इसका जो सही उत्तर है वह दूसरा है, 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। और उस समय जो सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और उस समय वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। इसलिए जो पूरा श्रेय इस चीज को बनाने का या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन का पूरा जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है? मनमोहन सिंह को जाता है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण
का जनक माना जाता है, यानी कि जैसा मैंने बताया कि पूरा श्रेय इन्हीं को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। उस समय 1991 में वित्त मंत्री थे ये, और पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इसी नीति के अंतर्गत क्या किया गया था कि 18 जो प्रमुख उद्योग थे उनको छोड़कर बाकी सबके लिए जो लाइसेंस की अनिवार्यता थी उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो 18 प्रमुख ऐसे सेक्टर थे जिनके लिए लाइसेंस वैध था, यानी कि लाइसेंस की बाध्यता थी, इसके अलावा जो अन्य सेक्टर थे उनके लिए लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो जो 5 ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए लाइसेंस की बाध्यता अभी भी है, बाकी और किसी के लिए लाइसेंस की बाध्यता नहीं है, जिसमें केमिकल्स और जो केमिकल्स आते हैं, न्यूक्लियर्स आते हैं, ये सब सेक्टर्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5वां है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। विश्व में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जो जनक है कौन थे, तो उनके जो जनक थे नॉर्मन बोरलॉग थे, एम एस स्वामीनाथन, जी एस घोष या बीपी पॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वह नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने जो हरित क्रांति लाई थी वहाँ कहाँ पे लाई थी, मैक्सिको में लाई थी। और भारत की बात करें तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे, एम एस स्वामीनाथन थे। और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड प्रदान किया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। और यह कृषि का जो होता है नोबेल अवार्ड के रूप में जाना जाता है, नोबेल अवार्ड के रूप में, जिसे कृषि खाद्य सुरक्षा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, कृषि खाद्य सुरक्षा पुरस्कार, जो 2022 का किसे प्रदान किया गया दोस्तों, 2022 का किसे प्रदान किया गया है, तो सिंथिया रोसेन जाविक को प्रदान किया गया, सिंथिया रोसेन जाविक को प्रदान किया गया है, सिंथिया रोसेन जाविक को प्रदान किया गया 2022 का खाद्य सुरक्षा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की ओर। तो नॉर्मन बोरलॉग इसका जो सही उत्तर है, यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे और 1970 में इन्हें शांति का नोबेल अवार्ड भी प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने 1966 और 67 के दौरान इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हरित क्रांति लाई थी। और हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वह किस विश्वविद्यालय को जाता है, तो सर्वप्रथम जो कृषि का जो पहला विश्वविद्यालय है पंतनगर विश्वविद्यालय, जो अभी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन इस उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का विभाजन से पहले यह उत्तर प्रदेश में स्थित था। और यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो निम्न में से किस एक से समावेशित विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, किस एक से इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती, यानी कि अगर राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, इसका जो सही उत्तर है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है कि राष्ट्र का जो इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ हो, राष्ट्र का इंक्लूसिव ग्रोथ इस बात का उद्बोधक नहीं है कि राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर है। ठीक है, आगे इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर यानी समावेशित विकास समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना, जिसका प्रमुख आयाम है, केवल राष्ट्रीय आय ऊंची वृद्धि दर से समावेशी विकास के बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती। अर्थात इस बुनियादी सुधारों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं, तब इंक्लूसिव ग्रोथ को इससे परिभाषित किया जा सकता है। अतः इस बात से नहीं इसे परिभाषित किया जा सकता है कि किसी राष्ट्र की इनकम है, यानी कि राष्ट्र की बढ़ी हुई इनकम इस बात का उद्बोधक नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो इसका जो सही उत्तर है वह दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे दोस्तों, दुग्ध के उत्पादन से है। और इसका जो श्रेय जाता है किसे जाता है, वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कौन, वर्गीज कुरियन को। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से, जिसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1970 में। कब हुई थी, 1970 में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसकी सूत्रधार यानी कि इसका जो प्रमुख काम किया था, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और इसका जो पूरा जो श्रेय था वो किसे गया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी कि इन्हें जनक माना जाता है। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, किस कारण, इन्हीं कारणों की वजह से भारत विश्व में अभी भी दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में दूध उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है।
इसी तरह श्वेत क्रांति जैसे दूध उत्पादन संबंधित है। उसी तरह अगर नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, यानी मछली उत्पादन से। नीली क्रांति पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करें तो फर्टिलाइजर से संबंधित है। इसी तरीके से और सारी भी क्रांतियां हैं, किसी अन्य लेक्चर में कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित नहीं की गई हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित नहीं की गई? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह मोटा अनाज है। मोटा अनाज इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी गेहूं, चावल, दाल, ये 3 फसलें आती हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2007-8 के दौरान की गई थी। 2007-8 के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो कृषि योग्य भूमि है उसका रकबा क्या करना, एक्सटेंड करना या बढ़ाना था। और उसके साथ साथ जो ये फसलें हैं इनके फसल के उत्पादन को भी बढ़ाना था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? डोमर समृद्धि मॉडल, डीपी धर मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, पीसी महानवोलिस मॉडल। तो इसका जो सही उत्तर है वह चौथा है, पीसी महानवोलिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महानवोलिस मॉडल पे आधारित थी। अगर डोमर समृद्धि मॉडल की बात करें तो यह जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी उससे संबंधित थी। डीपी धर मॉडल की बात करें तो यह 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उससे संबंधित थी। और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो थी वह 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उससे संबंधित थी। 8वीं थी, पहली थी, और ये 5वीं थी, और ये कौन थी? दूसरी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रमुख आधार रखा गया था वो किसको रखा गया था? भारी उद्योग को रखा गया था। भारी उद्योगों को रखा गया था। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था या प्रमुख उद्देश्य था वह कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित था। जबकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर, इसके लिए प्रयास किए गए थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्रीय सहायता से बनाया गया था? भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्रीय सहायता से बनाया गया था? भिलाई की बात करें कहाँ पे स्थित है दोस्तों यह? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका जो उत्तर है वह कौन सा है? रशिया, यानी कि रूस के सहयोग से इसे स्टेबलाइज किया गया था, यानी बनाया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। आगे कुछ फैक्ट्स हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। जबकि राउरकेला स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो यह जो राउरकेला स्टील संयंत्र है वह जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। जबकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो इस सेशन में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस सेशन तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।